जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम परासरण क्या है, विसरण क्या है तथा परासरण एवं विसरण में क्या क्या अंतर है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। पर इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे एसके बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल की आने वाली हर गतिविधि का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। परासरण क्या है और विसरण क्या है। बच्चों, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया को अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ उदाहरणों पर ध्यान देना होगा। विसरण क्रिया को हम इत्र की शीशी से और परासरण क्रिया को किशमिश या अंगूर से हम देख सकते हैं। बच्चों, अक्सर देखा गया है, मान लीजिए कि कोई कमरा है, वहां पर यदि आप इत्र की शीशी का ढक्कन खोल देते हैं या अगरबत्ती जला के रख देते हैं तो कुछ देर में आप देखेंगे कि अगरबत्ती और इत्र शीशी की जो सुगंध है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। पूरे कमरे में सुगंध का या अगरबत्ती के धुएं का फैलना ये विसरण क्रिया है। इस क्रिया को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं और इस क्रिया में जो मोटे तौर पर देखा जाता है, इत्र का जो द्रव्य है वो सघन होता है, यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। अगरबत्ती में जो केमिकल लगा हुआ है उसकी भी सांद्रता ज़्यादा होती है। किसके अपेक्षा? कमरे के वायु के अपेक्षा। तो कमरे में जो वायु है वो विरल माध्यम है, यानी उसकी सांद्रता वायु की बहुत कम है। जबकि इत्र की शीशी के अंदर जो इत्र भरा हुआ है और अगरबत्ती में जो केमिकल लगा हुआ है उसकी सांद्रता यानी उसके अणु ज़्यादा है, यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि जो अणुओं का गमन है वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ हो रहा है। तो इस क्रिया को विसरण क्रिया कहा जाता है। परासरण क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है किशमिश और अंगूर। बच्चों, एक शीशी में या एक बीकर में हम जल भरेंगे और इसमें एक किशमिश का दाना रख देंगे। बीकर में जल रख दे रहे हैं और फिर उस रखे हुए जल में एक किशमिश हम डालेंगे तो वह किशमिश 2-3 घंटे बाद फूलकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो किशमिश पिचका हुआ था वो फूलकर अंगूर के जैसा बड़ा हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये किशमिश झुर्रीदार था और यहाँ पर देखिए 2-3 घंटे बाद इस तरीके से फूलकर गोलाकार हो गया। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जल जो है, जल की सांद्रता यानी कि जल की जो सांद्रता है किशमिश के अंदर की जो सांद्रता है उससे काफी कम है। यानी किशमिश की जो सांद्रता है जल की अपेक्षा ज्यादा है उसकी सांद्रता। तो यहाँ पर जल जो है किधर गति कर रहा है? अधिक सांद्रता वाले की तरफ। यानी कि जल जो है कम सांद्रता वाला है और किशमिश की जो सांद्रता है वो अधिक है। तो यहाँ पर किशमिश फूल गया, यानी पानी उसके अंदर समाहित हो गया तभी फूला हो। तो इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं और ये अंतः परासरण क्रिया हुई। ये परासरण की यानी पानी, किशमिश के अंदर पानी के आना, ये अंतः परासरण हुआ। अंतः परासरण। अब दूसरे बीकर में हम थोड़ा सा चीनी का गाढ़ा घोल लेते हैं
कुल मिला के शरबत कह लीजिए, उसमें जब हम किसी अंगूर को डालते हैं, उसमें किसी अंगूर को डालते हैं तो अंगूर के अंदर की जो सांद्रता होती है कम होती है और चीनी के घोल की सांद्रता ज्यादा होती है। तो ऐसी दशा में हम 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि अंगूर पिचक जाता है। तो यह अंगूर का पिचकना और किशमिश का फूलना, ये दोनों परासरण क्रिया ही हुई। लेकिन यहाँ पर किशमिश का फूलना ये अंतः परासरण क्रिया हुई और अंगूर का पिचकना चीनी के गाढ़े घोल में, ये बाह्य परासरण क्रिया हुई, बाह्य परासरण। और परासरण क्रिया को अंग्रेजी में ओस्मोसिस कहा जाता है। अब हम इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए, परासरण क्रिया, परासरण यानी ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक अणु अर्धपारगम्य झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते रहते हैं जब तक कि अर्धपारगम्य झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के दोनों ओर तरल पदार्थों की मात्रा बराबर नहीं हो जाती। यानी परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। अब हम विसरण की परिभाषा देखेंगे। तो विसरण में क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया, और यह विसरण क्रिया होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है गति करते हैं। अगर इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे, विसरण और परासरण में क्या अंतर है, तो इसका सिंपल सा इस तरीके से आप सारणी बना लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम विसरण डिफ्यूजन की देखेंगे, फिर इसके बाद परासरण क्रिया को देखेंगे। देखिए, विसरण देखेंगे, इस क्रिया में अणुओं का बहाव सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, जबकि परासरण क्रिया में अणुओं का जो बहाव है सदैव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। और नंबर दूसरा देखेंगे, विसरण क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, जबकि परासरण क्रिया केवल द्रव में होती है, द्रव पदार्थों में जो लिक्विड होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि विसरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी नहीं है, जबकि परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। तो इनका हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। परासरण क्रिया के माध्यम से ही हम किसी अनाज को पानी में भिगोने पर फुला सकते हैं, जैसे चना भिगो के हम लोग चबाते हैं, किशमिश को भिगो के फुला लेते हैं, दालों को हम पकाते हैं। और जो पौधों का जर्मिनेशन है, बीज से पौधा तैयार होता है, ये परासरण क्रिया के द्वारा होती है। और सबसे बड़ी बात, परासरण क्रिया पौधों और जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों का अंदर जाना और अंदर बने हुए पोषक तत्वों का बाहर जाना, ये परासरण क्रिया के माध्यम से ही संभव हुआ है। एक बात और, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये अच्छे और बुरे अणुओं के चयन में भी सहयोग करती है। यानी कोशिका के अंदर से वही पदार्थ बाहर जाएगा जो कि कोशिका के लिए हानिकारक होता है, अच्छे पदार्थ बाहर नहीं जाएंगे। तो यह चयन भी करती है कि कौन सा पदार्थ कैसा है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको परासरण और विसरण क्रिया में अंतर अच्छे से समझ आया होगा। आप इस पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखकर अच्छे से अध्ययन करिए। तब तक के लिए जय हिंद।